Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do all important question answers of chapter 4, 5 and 6 of class 6 mathematics. चैप्टर 1 से इसलिए स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि 5th क्लास में आप ऑलरेडी ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, नंबर सिस्टम आपको पता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स बच्चे स्टिल कर लेते हैं, लेकिन ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स और इंटीजर्स तो टोटली न्यू है आपके लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जनरली थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे करने हैं। तो तीनों चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी हम लोग इसमें कवर करेंगे। भले ही क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वर्ड या फिर बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें होंगे। और ये आपकी क्विज़ नहीं है, वैसे जनरली मैं आपको क्विज़ देती हूँ, क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने होते हैं, यहाँ पर आंसर्स मैं आपको खुद बताऊँगी। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं। इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल या फिर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। उससे फ़ायदा ये होगा आपका ही कि कोई भी वीडियो आपकी क्लास की नेक्स्ट टाइम आती है तो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ 3 वर्कशीट में डिवाइड किया हुआ है आपको, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पॉइंट्स डज द गिवन फिगर हैज़। ये आपको यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इसमें कितने पॉइंट्स है ये आपसे वो पूछ रहा है। तो पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, BCOEND, तो 5 पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पॉइंट्स आपको नॉर्मल काउंट करने, आपको पता होगा पॉइंट एक ऐसी फिगर होती है विच इज़ लेंथलेस ब्रेथलेस, जिसमें कि ना कोई लेंथ होती ना कोई ब्रेथ होती है। आपको कोई ये नहीं कहेगा कि 2 सेंटीमीटर बड़ा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा कोई पॉइंट बना दो। पॉइंट इज़ पॉइंट, कुछ आप उसमें कोई उसकी डायमेंशंस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर द रे विल बी नेम्ड एज। आपको तीनों चीज़ों के नाम लिखने आने चाहिए। एक होती है आपकी लाइन, एक होती है आपकी रे एंड द थर्ड वन इज़ लाइन सेगमेंट। लाइन आपको पता है, लाइन में अगर मुझे लिखना है, ये आपको लाइन OA दिया हुआ है और ये एक रे है। एक्चुअली लाइन में क्या होता है, दोनों साइड इस तरीके से होता है, कोई उसकी स्पेसिफिक लेंथ नहीं होती, वो कितनी भी लेंथ है कि कहीं तक भी जा सकती है, दैट इज़ लाइन। तो अगर ये लाइन होती है तो हम इसको लिखते OA और उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगाते हैं। ओके, अगर ये एक लाइन सेगमेंट होती तो लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ इस तरीके के होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल क्लोज्ड होती है। तो अगर ये लाइन सेगमेंट होती तो हम लिखते OA और उसके ऊपर इस तरीके से बस एक लाइन लगाते हो। रे क्या होती है, रे जैसे आप जानते हो किरण को आप बोलते हैं। किसी भी लाइट के ऑब्जेक्ट से कहाँ से वो चल रही है ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ तक जा रही है वो आप नहीं बता सकते। जैसे मैं सन रे की बात करूँ, सन से आ रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, एंड पॉइंट नहीं पता होता। तो ये यहाँ से शुरू है, लेकिन यहाँ कहाँ तक जा रही है, एरो का मतलब है ये पता नहीं कितनी लेंथी है। और तो रे को हम लोग लिखेंगे, किसी भी रे का अगर आपको नाम लिखना है, जैसे यहाँ पर OA है, OA और उसके ऊपर इस तरीके से एक एरो लगाते हैं राइट साइड में मूव करते हुए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसको आप लिखेंगे OA एंड दिस इज़ द करेक्ट आंसर। AO भी रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि AO ये कहना चाह रहा है कि ये O की साइड में जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। O पे पॉइंट क्लोज्ड है, A की साइड आपकी रो जा रही है। ओके, OA आप लिखेंगे एंड ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ये देखिए ये आपका एक पॉइंट है, इससे आप कितनी लाइन पास करा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी भी लाइन्स करा लीजिए एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है, दैट मीन्स काउंटलेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट अगर ये है तो इनसे आप सिर्फ एक लाइन पास करा सकते हैं, सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी। अगर आप दूसरी लाइन कराएंगे तो इसके ऊपर से ही जाएगी, सारी लाइन्स यही एक के ऊपर एक ही होगी। तो यानी कि कितनी लाइन्स जाएंगी, ओनली 1 लाइन। नेक्स्ट इज विच फिगर रिप्रेजेंट पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। किस फिगर में ये दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है वो AB के ऊपर है। यहाँ पर सिर्फ AB है, P है ही नहीं। सेकंड में आप देखेंगे AB है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है। बहुत ध्यान से वर्ड को देखना है, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट बोला है इसने। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए ये ओके, दिस इज यस दिस इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर A और B दिया हुआ है, पॉइंट क्लोज्ड है यहाँ पर A और B में, और उसके ऊपर P है। ये इसमें AB नहीं है, P ही है एंड दिस इज AB इज़ अ रे। यहाँ पे AB आपको एक रे दी हुई है, दैट मीन्स ऑप्शन B करेक्ट है आपका। ठीक, क्योंकि यहाँ पर A B भले ही आगे ये जा रहा है, लेकिन A एंड B पे पॉइंट क्लोज्ड है आपका। ठीक, और बीच में P है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन कर्व। ओपन क्लोज्ड वोकैबुलरी में आपको पता होगा, ओपन मतलब खुला हुआ, जिससे बाहर आप आसानी से निकल सकते हैं। ये आपका ओपन कर्व है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड। जिन लाइन से आपका पॉलीगन बनता है उन्हें आप क्या कहते हैं। देखिए पॉलीगन की 2 कंडीशन होती है, ये एक पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये एक पॉलीगन है। आपको पता है ना, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन,
हेप्टागन, ऑक्टागन, इन्हें पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन से इनके नाम के पीछे गन लगा है, GON। पॉलीगन में दो कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहले तो पॉलीगन क्लोज्ड होना चाहिए, सेकंड पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें किसी भी उसमें है, सीधी लाइन से बना हो और बंद हो, अगर ये भी आपका एक पॉलीगन है, समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर सीधी लाइन से बना और बंद नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है। कर्व से बना है लेकिन बंद है, ये भी पॉलीगन नहीं है। ये पॉलीगन नहीं है, भले ये क्लोज्ड है। तो पॉलीगन में कैसी लाइन चाहिए होती है आपको हमेशा? पॉलीगन में जो साइड लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं साइड्स। जैसे आप कहेंगे इसमें कितनी साइड्स हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी साइड्स हैं तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कर्व्ड है आपका। क्लियर है? यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉलीगन की जो क्लोज्ड करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उनको हम लोग साइड्स बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं कि पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, साइड ही बोलते हैं ना उनको, जिससे वो क्लोज्ड होता है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट इज टू डिस्टिंक्ट लाइन मीटिंग एट अ पॉइंट। अगर दो अलग अलग लाइन एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी उन लाइंस को क्या बोलेंगे? कोलिनियर। पहले तीनों के मतलब मैं बता देती हूँ। कोलिनियर लाइन वो होती है जो एक के ऊपर एक हो, एक लाइन है, दूसरी लाइन भी बिल्कुल इसी के ऊपर से जा रही है, ये दोनों लाइन्स है कोलिनियर। ओके। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये होती है जो काट रही हो एक दूसरे को। पैरेलल लाइन्स ऐसी लाइन्स होती है जो कभी मिलती नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, जैसे कि आपका रेलवे ट्रैक्स हैं, कहीं पर भी जाके मिलेगा नहीं, दोनों के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहेगी। तो जो लाइन कहीं मिल जाए उसको एक पॉइंट पे जो मिलती है उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट इज नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द गिवन फिगर। किस पॉइंट पे दोनों लाइन मिल रही है? ओ पॉइंट पे मिल रही है, दिया हुआ है हमें, ऑप्शन बी करेक्ट है। थोड़ा फास्ट करते हैं बिकॉज ऐसे बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो अब मैं थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करूँगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगी। नेक्स्ट इज एन एंगल मेड अप ऑफ 2 डैश स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट टिल द एंड। दो लाइन हमें चाहिए होती है एंगल बनाने के लिए, सॉरी रेज। कॉमन पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? दोनों यहीं से ही होंगी शुरू, एक कॉमन पॉइंट से, लेकिन जा कहाँ रही है? किसी डायरेक्शन में कहीं तक भी मूव कर सकती है, और ये हमारा एंगल होता है। तो यानी कि दो रेज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ फ्लैट सरफेस विथ सबटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल द डायरेक्शन। एक फ्लैट सरफेस जो कि एक लाइन्स में दूर तक फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लेन। लाइन सेगमेंट आपकी एक लाइन होती है, लाइन तो होती है, पॉइंट तो लेंथलेस ब्रेथलेस होता है। अगर आपको सरफेस की बात की हुई है तो उसको हम लोग प्लेन बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? ये एक पॉइंट है, इधर 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 इधर, इस पॉइंट से आप बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब काउंटलेस, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट सेकेंड वर्कशीट में आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कौन सी साइड ऑपोजिट है? देखिए AD ऑपोजिट मतलब सामने वाली, के सामने BC है, AB के सामने आपका CD है, तो यानी कि AB BC ऑपोजिट है, BC AD नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन ए ही करेक्ट है आपका, सबसे पहला ही। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द गिवन फिगर। दो एंगल्स होते हैं आपके, साइड्स भी, एक होती है ऑपोजिट एंड द अदर वन इज एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब जो पड़ोसी है, जैसे मैं कहूँ ए के पड़ोसी दो है, वन इज D क्योंकि इधर रहता है, B उधर है, तो A के एडजेसेंट D एंड B एंगल्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब सामने, तो सामने कौन रहता है इसके? C, सामने वाले घर में, तो यानी कि A का ऑपोजिट एंगल C है, एडजेसेंट एंगल B और D दोनों है। ऐसे अगर मैं बात करूँ B की, तो B के एडजेसेंट C और A है और ऑपोजिट D है। लाइन सेगमेंट में भी सेम होता है, AD के ऑपोजिट BC है, लेकिन अगर मैं एडजेसेंट की बात करूं तो AD के एडजेसेंट AB और CD है। ओके, तो A और C देखिए एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स हैं क्योंकि C सामने है। B और D भी एडजेसेंट नहीं है, ऑपोजिट है। A और B दोनों एडजेसेंट है, दोनों पड़ोसी है, A इधर है B इधर है, एक ही लाइन में है। जैसे आपके यहाँ घर होते हैं ना, एक ही लाइन में अगर दो घर है तो वो पड़ोसी हो जाते हैं, एडजेसेंट घर हो जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही चलता है, तो ऑप्शन C करेक्ट है आपका। नेक्स्ट इज डैश ऑफ अ सर्कल ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखिए सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको और इसको, मान लीजिए 2 पॉइंट है सर्कल के ऊपर, इनको जिसने ज्वाइन कर दिया उसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ध्यान रखना। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? कॉर्ड ऐसी होती है, बहुत सारी कॉर्ड्स हो सकते हैं, जितना कॉर्नर में जाओगे कॉर्ड उतनी छोटी होती जाएगी, लेकिन जितना सेंटर में आओगे उतनी कॉर्ड बड़ी होगी, और फिर छोटी छोटी छोटी, यानी कि जो सेंटर की कॉर्ड होती है, बिल्कुल बीच में जो कॉर्ड है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। और बीच में कौन सी कॉर्ड होती है आपकी? डायमीटर, यानी कि डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम इज नोन एज। अगर 2 पॉइंट भी काट रहे हैं एक दूसरे को, 2 लाइन काट रही है, तो जो बीच में होता है उसे आप क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज 2 लाइन्स इन अ प्लेन आइदर इंटरसेक्ट
ईच अदर एट अ पॉइंट, और दो लाइन या तो एक दूसरे को काटेगी या फिर वो क्या होंगी, या फिर वो पैरेलल होंगी, नहीं काटेंगी, पैरेलल चलेंगी। ये दो टाइप की लाइन्स होती हैं आपकी। नेक्स्ट इज 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज, 3 पॉइंट अगर सेम लाइन में हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, इंटरसेक्टिंग नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज़रूरी नहीं है 3 पॉइंट एक लाइन में हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। देखिए सीधी लाइन में नहीं आ सकते, ये पॉइंट इसके ऊपर है ही नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये पॉइंट यहाँ पे है, उसी लाइन पे आगे एक्सटेंड करने पर आ रहा है, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज देर आर मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड, एक ही उसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ऑप्शन सी। 2 लाइन्स मीटिंग एट अ पॉइंट, जो लाइन एक पॉइंट पे मिल जाए उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं, बिकॉज पैरेलल कहीं मिलती नहीं है, कॉन्करेंट हर पॉइंट पे मिलते हैं। इंटरसेप्ट आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइन इंटरसेप्ट ये बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट इज अ लाइन हैज़ डैश लेंथ, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती, इनडेफिनिट, ठीक, दोनों साइड में वो कितनी भी दूर तक जा सकती है। एज ऑफ अ रूलर ड्रॉज, एक जो एजेस होते हैं आपके, जो रूलर बोले तो आपका स्केल के जो एज होते हैं उससे आप क्या ड्रॉ करते हैं, रे, लाइन सेगमेंट, कर्व, तो उससे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन तो क्योंकि इनफाइनाइटली कहीं भी जा रही है, रे भी कितने भी दूर जा सकती है, एक ही पॉइंट, एक ही साइड में। लाइन दोनों साइड डायरेक्शन में कितना भी मूव कर सकती है। अ पोर्शन ऑफ लाइन विच हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, एक लाइन का पोर्शन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट है, एक ए बी है, एक ए सी है, एक बी सी है, 3 लाइन से मिलकर बनी है लाइन सेगमेंट्स, आई मीन, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ साइड इन अ पेंटागन, पेंटागन में होती है 5 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में होती है 4 साइड्स, ट्रायंगल में होती है 3 साइड्स। आप नाम याद रखिए, ये मैं आपको बहुत बार क्विज में भी करा चुकी हूँ। ट्रायंगल सुन लीजिए, अभी मैं लिख तो नहीं रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। ट्रायंगल 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन 5 साइड्स, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स, नॉनागन 9 साइड्स एंड डेकागन 10 साइड्स। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इज 3 और मोर लाइन्स विच पास थ्रू सेम पॉइंट आर कॉल्ड, 3 या उससे ज़्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हो उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए 2 लाइन्स हैं इंटरसेक्टिंग, अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट एक ही पॉइंट से जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन्स, ठीक। इस तरीके से ये कॉनकरेंट लाइन है क्योंकि सारी एक ही पॉइंट पे मिल रही है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैज़ नो डायमेंशन, एक फिगर जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ना लेंथ होती ना ब्रेथ होती, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट मतलब पॉइंट, अगर ये भी पॉइंट है, इतना बड़ा मैं लगा दूँ तो ये भी पॉइंट है, इसको भी पॉइंट ही कहा जाएगा, ये भी पॉइंट ही है, दिख रहे हैं तीनों, तो कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना बड़ा पॉइंट लगाओ, ऐसे कभी कोई नहीं कहता। नेक्स्ट इज द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एंड हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, 2 लाइन जो कभी मिलती नहीं है और हमेशा उनके बीच में डिस्टेंस बराबर रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स, जैसे कि रेलवे ट्रैक का मैंने एग्जांपल दिया आपको। नंबर ऑफ पॉइंट्स अ लाइन कैन हैव, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट आप रख लीजिए, यानी कि इनफाइनाइट। द पॉइंट एट विच 2 लाइन क्रॉस, 2 पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पैरेलल कॉन्करेंट लाइन्स। तो 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट जिसपे कि 2 लाइन्स क्रॉस होती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट ए बी, अगर लाइन सेगमेंट है ए बी तो आप उसे डिनोट करेंगे इस तरीके से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, सेम वही आंसर है, लाइन सेगमेंट की अगर बात हो रही है। लाइन सेगमेंट हैज़, लाइन सेगमेंट की लेंथ और एंड पॉइंट्स दोनों डिफाइन होते हैं, तो डिफाइन लेंथ एंड हैव एंड पॉइंट्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेट लेंथ, सॉरी, नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी 3 टू ए बी, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है तो ए बी का डबल कितना होगा, 6, इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट विच कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके आप जिनको ड्रॉ करते हैं वो लाइन सेगमेंट कैसी होती है, एक ऐसी सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। द पोर्शन ऑफ लाइन इज नोन एज, एक लाइन का एक पोर्शन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट हैविंग द सेम लेंथ आर कॉल्ड, 2 लाइन सेगमेंट जो सेम लेंथ की है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, इन्हें हम कहते हैं इक्वल लाइन सेगमेंट। द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते, 0, क्योंकि कोई ऑपोजिट पॉइंट्स नहीं होते, सभी एडजेसेंट ही होते हैं। 2 लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल बिटवीन देम, अगर 2 लाइन्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ही यही है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई 2 लाइन्स। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनिट, लाइन सेगमेंट की डेफिनिट लेंथ होती है, लाइन की कोई ब्रेथ या थिकनेस नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। देखिए रेवोल्यूशन होता है 360 डिग्री का, ओके,
अगर उसने बात की 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि आप 360 का 1/4 निकाल लीजिए। 1/4 ऑफ 360 कितना होगा, 4 9s are 36, 90, यानी कि 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है, यानी कि ये राइट एंगल की बात कर रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि 360 का हाफ, 360 का हाफ हो जाएगा 180, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल की बात कर रहा है। एंगल्स आपको पता होंगे, एक्यूट एंगल होता है 90 से छोटा, 90 का एंगल होता है राइट 90 से बड़ा, और 180 से छोटा एंगल होता है ऑब्ट्यूज, 180 का एंगल होता है स्ट्रेट, 180 से बड़ा 360 से छोटा एंगल होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, और रिफ्लेक्स 360 का जो एंगल होगा उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, या फिर रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज 2 फुल रेवोल्यूशन एंगल किसके बराबर होगा, 2 अगर कंप्लीट तुम चक्कर लगा लेते हो तो फिर से तुम्हारा वो कंप्लीट एंगल ही बन जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज ये इजी है आपके लिए। 90 से छोटे एंगल को एक्यूट बोलते हैं, इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 जो होगा दैट इज राइट, लेस देन 90 तो एक्यूट, मोर देन 90 तो ऑब्ट्यूज, लेस देन राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री, तो लेस देन राइट एंगल क्या होगा, एक्यूट। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये मैं यहाँ तक स्किप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर क्लॉक ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, पूरे क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं आपके, 12, 3 to 9 अगर गई है आर हैंड, इसको समझ लीजिए बिकॉज एक क्वेश्चन समझ में आ गया, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 to 9 जब आपकी आर हैंड गई है तो उसने कितने नंबर कवर किए, 3 to 4 गई होगी, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, कितने नंबर क्रॉस किए उसने, 1 2 3 4 5 6 नंबर वो क्रॉस कर चुकी है। आप काउंट कर लीजिए 3 to 9, यानी कि 6 नंबर्स वो कर चुकी है क्रॉस, और टोटल नंबर्स कितने हैं क्लॉक में, 12, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 6/12। अब आप इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 6 1s are 6, 6 2s are 12, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन होगा। सिंपल फंडा है। नेक्स्ट क्लॉकवाइज 12 to 3, 12 से 3 गई तो 3 नंबर्स क्रॉस किए, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो 3 अपॉन में टोटल होते हैं 12। फ्रैक्शन आप ऐसे निकालते हैं ना, जितना कवर किया अपॉन में टोटल, तो टोटल है 12, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1/4। ओके, तो ये आप खुद कर लीजिएगा 14 क्वेश्चन, एंड 15 16 17 ये सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ शो कर देती हूँ, दिखा देती हूँ। चलिए क्वेश्चन बता भी देती हूँ। 20th लास्ट का क्वेश्चन, वो कह रहा है कि कितना फ्रैक्शन कवर करेगी एक आर हैंड जो है जब वो 5 to 11 जा रही है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ये 6 नंबर्स हैं, 6/12 यानी कि 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू डू योरसेल्फ। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। क्लॉक कहाँ पे स्टॉप करेगी अगर वो 12 से शुरू हुई है, उसने आधा रेवोल्यूशन लगाया है। आधा रेवोल्यूशन मतलब कितने नंबर क्रॉस किए, अगर हमें ये पता लग जाए तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। सॉरी, तो देखिए 1 रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में आपकी जो आर हैंड है वो कितने नंबर क्रॉस करती है, 12। तो मुझे बताइए हाफ रेवोल्यूशन में कितना करेगी, 12 का हाफ निकाल दीजिए आप, हाफ ऑफ 12 कितने नंबर्स क्रॉस करेगी, 6 नंबर्स। पहले नंबर निकाल लीजिए। अब 12 से अगर आपकी आर हैंड चली है और वो 6 नंबर क्रॉस करने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ आके रुकेगी, 6 पे आके रुकेगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे आपका। करना क्या है आप समझ गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन अब जल्दी से कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं बिकॉज सेकंड थोड़ा सा इजी है। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, इसको भूल जाइए अभी कहाँ से शुरू हुआ, 3/4 रेवोल्यूशन, 3/4 ऑफ 12 निकालिए कि कितना नंबर होगा, 4 3s are 12, 3 3s are 9, यानी कि क्लॉक 9 नंबर चलना है क्लॉक को। अब 9 नंबर चलने शुरू कहाँ से हुई है, 12 से। अब 12 से 9 चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, 9 पर ही पहुँचेंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन भी आप सिर्फ देख लीजिए, कर लेना अपने आप चाहे तो मैं एक क्वेश्चन और कर देती हूँ। चलिए ये वाला कर लेते हैं, 1/4 का एक क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर रुकेगी आपकी आर हैंड अगर वो 1/4 रेवोल्यूशन ले रही है क्लॉकवाइज। अभी 6 को भूल जाते हैं, 1/4 रेवोल्यूशन का निकाल लेते हैं। तो आप देखिए 1/4 एक रेवोल्यूशन यानी कि 12, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 1/4 ऑफ 12, बिकॉज 1 रेवोल्यूशन बोले तो चक्कर, एक चक्कर मतलब 12 नंबर्स, तो 4 3s are 12, यानी कि क्लॉक कितना चलना है, क्लॉक को 3 नंबर्स चलने हैं। अब क्लॉक कहाँ से शुरू हुई थी, 6 से। अगर आपकी आर हैंड घंटे वाली सुई 6 से शुरू हो और 3 नंबर आगे चले तो वो कहाँ रुकेगी, 9 पे रुकेगी, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू डू योरसेल्फ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लेना। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन के क्वेश्चन पे। देखिए इसमें थोड़ा आपको डायरेक्शन का ध्यान होना चाहिए। देखिए ये डायरेक्शन है आपकी,
पेपर के ऊपर जो होती है, वैसे डायरेक्शन आप जिधर बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी। हमेशा पेपर के ऊपर हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट डायरेक्शन होती है, लेफ्ट हैंड वेस्ट, ऊपर हमेशा नॉर्थ होती है और नीचे साउथ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप विच डायरेक्शन यू विल फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, यानी कि आपका फेस इस तरफ है। हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन आपको निकालना है। हाफ ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर का आधा, एक चक्कर पूरा ये होता है आपका घूमना, ऐसे इस तरीके से घूमते हैं आप, आधा ही करना है, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही घूमना है। हाफ रेवोल्यूशन यानी कि आपको 2 बार टर्न करना है सिर्फ क्लॉकवाइज। डायरेक्शन आपकी ऐसे जाती है, क्लॉक क्योंकि ऐसे चलती है यहाँ से ऐसे, तो क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमेंगे। और अगर क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज का आता है तो एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमते हैं, उल्टे, क्लॉक से उल्टे, जैसे क्लॉक चलती है उसका बिल्कुल रिवर्स जाना है आपको, ठीक। तो हाफ रेवोल्यूशन, इसको थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब होता है अगर आप इधर हैं तो आपको एक बार घूमना है, जैसे आप पीटी में करते हैं ना, लेफ्ट हैंड की तरफ घूमते हैं तो 1/4 घूम जाते हैं। अगर आपको हाफ घूमना है तो आप 2 बार 1/4, एक बार 1/4 और एक बार 1/4, इतना घूमेंगे। अगर आपको 3/4 घूमना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बस 4 ही टाइप बनते हैं इसमें, तो 3/4 बोले तो 1/4, एक बार और 1/4 और एक बार और 1/4, आप इधर आ जाएंगे। और अगर कंप्लीट बोले तो कंप्लीट में तो आप पूरा घूम के उधर ही आ जाएंगे, कंप्लीट एक चक्कर लगा के, ठीक। हाफ यानी कि आपको 2 बार घूमना है क्लॉकवाइज, आप ईस्ट की तरफ है, आप इधर है, आपने एक बार घूमा, आप इधर आ गए, फिर हाफ के लिए आपने इधर घूमा, तो यानी कि आप किधर चले गए, किस तरफ, आपका फेस है वेस्ट की तरफ, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 3/4, क्लॉकवाइज ही घूमना है, आपने ईस्ट से ही शुरू किया है। कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्चुअली ये सेम हो गया, वेस्ट से शुरू किया आपने, 3/4 चक्कर लगाना है आपको। तो वेस्ट यानी कि आपका फेस इधर था, 3/4 बोले तो एक बार इधर, फिर इधर 2/4 और 3/4 यानी कि इधर। तो आप किस तरफ है अभी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, आप साउथ फेसिंग है अभी, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। ओके, एक एंटी क्लॉकवाइज का ले लेते हैं, बिकॉज आई थिंक ये एक 1.5 का ले लेते हैं। 1.5 का क्या चक्कर है, देखिए आप नॉर्थ फेसिंग थे, यानी कि आप ऊपर की तरफ इस तरफ फेस करके खड़े हुए थे। 1 यानी कि आपने एक तो कंप्लीट चक्कर लगाया, तो एक चक्कर में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, आप जिधर गए उधर ही रुक गए, फिर से घूम के पूरा। तो जो आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, डजेंट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है ये। एक कंप्लीट चक्कर अगर आपने लगा दिया, फ़र्क पड़ता है फ्रैक्शनल पार्ट से। उसके बाद आपने आधा चक्कर लगाया, यानी कि आप यहाँ से शुरू, आपने एक चक्कर लगाया, इधर ही पहुँच गए, फिर आपने आधा चक्कर लगाया। तो अगर आप नॉर्थ में थे और आधा आपने लगाया तो आप किधर पहुँच गए, आप साउथ में पहुँच गए, सिंपल, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सारे क्वेश्चन क्लॉकवाइज के हैं, तो इनको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाते, जो काम की चीज़ है उसी को ही देखेंगे सिर्फ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन उल्टे कर दिए, पहले आपको रेवोल्यूशन दिया हुआ था, इतने राइट एंगल्स कवर किए एंड ऑल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कितने राइट एंगल्स बनाएगी आपकी क्लॉक अगर वो 2 से 8 गई है। इसका एक सिंपल तरीका सुन लीजिए, एक राइट एंगल में एक आर हैंड और मिनट हैंड और वॉट एवर 3 नंबर्स क्रॉस करती है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए 12 से अगर शुरू हुई है, अगर वो 3 पे आ गई तो एक ये राइट एंगल हो जाता है उनके बीच में। अब वो जितने भी नंबर क्रॉस करेगी उसके अकॉर्डिंग हम राइट एंगल्स निकाल लेंगे, आप इसको ध्यान रखना, 1 राइट एंगल 3 नंबर्स, ठीक। अब देखिए पहले क्वेश्चन में वो कितना गई थी, क्लॉक गई 2 से 8। मुझे बताइए 2 से 8 जाने में उसने कितने नंबर क्रॉस किए होंगे, 2 से 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 6 नंबर क्रॉस किए, 6 नंबर्स क्रॉस किए, और 3 नंबर में एक राइट एंगल होता है, तो 6 नंबर्स में कितने होंगे, 2 राइट एंगल्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्लॉक गई है 12 to 9, ये वाला देख लेते हैं। क्लॉक आपकी जो आर हैंड है, 12 से 9 जाने में कितने नंबर क्रॉस किए होंगे उसने, 9 ही नंबर्स क्रॉस किए होंगे, 9 नंबर्स। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 3 नंबर्स मतलब 1 राइट एंगल। ओके, तो 3 नंबर में अगर एक राइट एंगल होता है तो 9 नंबर क्रॉस करने में क्लॉक कितने राइट एंगल्स कवर करेगी, 3, 3, 3, 3, 3 बार 3 ऐड होके तो 9 आता है, यानी कि इसमें वो 3 राइट एंगल्स, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके, बाकी क्वेश्चंस आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, 12 क्वेश्चंस हैं इसके। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राइट एंगल्स, ये तो सेम ही है, कितने राइट एंगल्स आप बनाएंगे। आप साउथ की तरफ खड़े हुए हैं, इस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं, आपको क्लॉकवाइज घूमना है और वेस्ट जाना है। वेस्ट किधर है, इस तरफ, तो यानी कि आप सिर्फ एक ही बार घूमेंगे लेफ्ट साइड में, तो यानी कि एक राइट एंगल बनाएंगे। दिस इज समथिंग ईजी अगर आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा पता है तो।
अब यहाँ से आ जाते हैं। अच्छा चलिए ये एक और देख लेते हैं कितने राइट एंगल आप जाएंगे। अगर आप साउथ से शुरू में नॉर्थ पे जाना है आपको, तो साउथ यानी कि इधर और नॉर्थ यानी कि ऊपर, तो एक राइट एंगल इधर आया, फिर दोबारा घूमे, 2 बार अपने राइट साइड में मूव किया, तो यानी कि 2 राइट एंगल्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते हैं एक एंगल जो 180 से ज़्यादा हो, 360 से कम हो, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 90 का हो, इफ़ ईच एंगल इज लेस देन 90, सारे 90 से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ़ वन एंगल इज राइट एंगल, तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज अगर एक 90 से ज़्यादा, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल बताइए 7, 8, 9, तीनों साइड्स डिफरेंट है। ये हमारा होता है स्केलीन, जहाँ पर तीनों साइड, तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए 7th एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। तीनों साइड्स बराबर है आपकी ट्रायंगल की, पी क्यू पी आर एंड ये, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। एक एंगल अगर 90 है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इस टाइप ऑफ ट्रायंगल बताइए, एक एंगल 90 भी है और 2 साइड भी इक्वल है। ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि बोथ ए बी एंड सी। ऑप्शन सी करेक्ट है। टाइप ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल्स आपके डिफरेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा, और तीनों एंगल एक्यूट एंगल है, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। 2 साइड इक्वल है, तीसरी डिफरेंट है, ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस स्केलीन की कोई साइड इक्वल नहीं होती, कोई एंगल इक्वल नहीं होता। आइसोसेलेस के 2 एंगल्स, 2 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल के 3 एंगल्स, 3 साइड्स इक्वल होती है, और राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रेटल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 साइड नोनागन, 10 डेकागन। तो इसको आप देख लीजिएगा। क्वाड्रेटल प्रॉपर्टी, जिसकी एक पेयर पैरेलल हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। सिर्फ एक पैरेलल होता है आपका, ये ट्रेपीजियम बनता है ऐसे। नेक्स्ट इज 2 पैरेलल साइड्स हैं, दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेललोग्राम। क्वाड्रेटल जिसके पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स, पैरेललोग्राम भी है, चारों एंगल्स भी राइट एंगल है, ये हमारा होता है रेक्टेंगल। नेम द क्वाड्रेटल प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम विद 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल है, पैरेललोग्राम भी है, लेकिन एंगल 90 नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। और अगर रोम्बस की एंगल 90 हो जाए, तो ये हमारा हो जाता है स्क्वायर। ओके, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? क्यूबॉइड में आपके 6 फेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में कितनी एजेस होती है? 8 एजेस होती है, एंड 12 इसमें वर्टेक्स होते हैं। तीनों ध्यान रखना है इसको। क्यूबॉइड एंड क्यूब सेम ही डायमेंशन है। क्यूब में भी वही होगा, 6 फेसेस होंगे आपके, एंड नंबर ऑफ फेस। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड की सेम ही डायमेंशन होती है, उसमें भी आपके 8 वर्टिसेस होते हैं। द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन कोन। कोन में अगर आप देखेंगे, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर, कोना, तो ऊपर सिर्फ एक कॉर्नर होता है, इस तरीके से ये आपका जोकर की कैप जैसा होता है, सिर्फ ऊपर ही एक वर्टेक्स होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म पिरामिड के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता कि 3D शेप आपको इतनी इजीली समझ में आएगी, तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ एक बार, वहाँ पे समझा देती हूँ। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू प्रिज्म एंड पिरामिड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ओके, सो लुक एट दिस। ये देखिए, ये आपका पिरामिड है, जो कि 2 टाइप के आपके पिरामिड इसमें दिए हुए हैं आपको क्लास 6 में। एक है आपका स्क्वायर पिरामिड, एक है ट्रायंगल पिरामिड। तो मैं कोशिश करती हूँ बताने की कैसे करना है आपको। आपका एक ट्रायंगल आप रखेंगे नीचे, अगर आपको ट्रायंगुलर पिरामिड बनाना है तो एक ट्रायंगल रखा आपने, उसके बाद इस ट्रायंगल को क्लोज करना है, बंद करना है ऊपर से, चारों तरफ कुछ एजेस, कुछ ट्रायंगल्स और लगा के। तो आप एक ट्रायंगल इसकी इस एज पे रखेंगे, 1 एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखेंगे, झुका के, जिससे कि वो ऊपर से खुद बंद हो जाए। ये आपका स्क्वायर पिरामिड है। अगर स्क्वायर बनाना है तो नीचे एक स्क्वायर रखेंगे, चारों साइड में ट्रायंगल ही रखेंगे, थोड़ा इंक्लाइन करके, ताकि ऊपर से खुद क्लोज हो जाए। तो इस तरीके से आपका पिरामिड होते हैं। अब मैं आपको पिरामिड की डायमेंशंस बता देती हूँ कि कैसे आप पिरामिड में कितने आपके फेसेस एंड वर्टेक्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। फेसेस में होगा, एक नीचे होगा आपका, जो आप नीचे रखेंगे। सपोज करिए आपको ये बनाना है, आपके पास ग्लास की शीट्स हैं, तो एक आप नीचे रखेंगे और चारों साइड पे आप 4 ट्रायंगल्स रखेंगे, यानी कि 4 ऊपर 1 नीचे, तो 5 क्या होते हैं इसमें? साइड्स होती हैं, फेसेस जिनको आप कहते हैं। और अगर मैं वर्टेक्स की बात करूँ कॉर्नर की, तो 1 2 3 4 कॉर्नर यहाँ पे, और एक जिससे ऊपर बंद होता है, यानी कि 5 वर्टेक्स होते हैं। ओके, तो ये हुआ पिरामिड। अब आते हैं प्रिज्म पे। प्रिज्म भी 2 ही टाइप के होंगे। इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें आपको इंक्लिनेशन नहीं करना है। नीचे आप क्या करेंगे, एक आपने ये रखा यहाँ पर,
एक ट्रायंगल आपने रखा, इनके ऊपर आप हर एज पे एक ट्रायंगल रखेंगे, यहाँ पे आप एक ट्रायंगल रखेंगे, यहाँ, लेकिन इस बार झुकाना नहीं है आपको, सीधा ट्रायंगल आप रखेंगे। अब अगर ट्रायंगल आपने स्ट्रेट रखे तो ऊपर से वो बंद नहीं होगा इसकी तरह, तो ऊपर से बंद करने के लिए आपको एक और ट्रायंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपके कितने फेस होंगे, एक नीचे ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल साइड पे और एक ऊपर, यानी कि 5 फेसेस ट्रायंगुलर पिरामिड में होते हैं। और अगर हम बात करें स्क्वायर पिरामिड की, तो इसमें 1, चारों साइड पे एक एक और एक ऊपर, यानी कि 4, 5 एंड 6, इसमें 6 फेसेस होते हैं। अगर बात करें कॉर्नर्स की, वर्टेक्स की, तो 4 वर्टेक्स नीचे, 4 ऊपर, यानी कि 8 वर्टेक्स आपके पिरामिड में होते हैं। जो स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड एक तरीके से आपका क्यूब ही होता है। और ट्रायंगुलर पिरामिड में 3 नीचे और 3 ऊपर, यानी कि 6 वर्टेक्स होते हैं। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, ऑलरेडी 30 मिनट्स प्लस हो गए हैं। तो जो इंटीजर्स चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द अदर 2 चैप्टर्स जो हमारे बचे हुए हैं, इंटीजर्स एंड द नेक्स्ट वन डेसिमल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके बाद। ओके, थैंक्स अगेन।